हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो हिंदी वर्णमाला से संबंधित है। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। भाषा संस्कृत का शब्द है जो कि भाष से बना है। भाष का अर्थ बोलना होता है। भाषा की सार्थक इकाई वाक्य होती है। वाक्य उपवाक्य से मिलकर बनते हैं। उपवाक्य पदबंध से मिलकर बनते हैं। पदबंध पद से मिलकर बनते हैं। शब्द को जब वाक्य में प्रयोग करते हैं तब यह पद कहलाता है। शब्द अक्षर से मिलकर बनते हैं और अक्षर वर्ण से मिलकर बनते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। वर्ण का उच्चरित या कथित रूप ध्वनि होता है और ध्वनि का लिखित रूप वर्ण होता है। वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण होते हैं। 10 स्वर, 35 व्यंजन, ज्या व फै को जोड़कर 47 वर्ण हो जाते हैं। लेखन के आधार पर 52 वर्ण होते हैं। 13 स्वर, 35 व्यंजन और 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। सामान्य स्थिति में स्वरों की संख्या 11 होती है। इसमें अंग और अ शामिल नहीं होते। स्वरों की कुल संख्या 13 होती है। शुद्ध उच्चारण की दृष्टि से स्वरों की संख्या 10 होती है। इसमें री, अंग और अह शामिल नहीं होते। व्यंजन में क वर्ग, छ वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग ये स्पर्श व्यंजन होते हैं। इसमें ड और ढ ये द्विगुण या उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं। अंतस्थ व्यंजन में य, र, ल और व आते हैं। उष्म व्यंजन में स है व्यंजन आते हैं। संयुक्त व्यंजन में अक्ष, त्र, अज्ञ और सर आते हैं। आगत या ग्रहित ध्वनियाँ अ, क, ख, ग, ज, फ और ओ यह अंग्रेजी का है। ये अन्य अरबी और फारसी ध्वनियाँ हैं। स्वर की परिभाषा स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। परंपरागत रूप से स्वरों की संख्या 13 होती है और उच्चारण की दृष्टि से स्वरों की संख्या 10 होती है। इसमें री, अंग और अ शामिल नहीं होते। स्वरों का वर्गीकरण 7 प्रकार से किया गया है, जिसमें पहला मात्रा या उच्चारण के आधार पर है। पहला है इसमें ह्रस्व स्वर जिनके उच्चारण में कम समय या एक मात्रा का समय लगता है, जैसे ए, ई, उ। दीर्घ स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय या दो मात्रा का समय लगता है, जैसे आ, ई, उ, ए, ओ, औ और ओ। फलुत स्वर जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है, जैसे पुकारने या नाटक संवाद में राम, ऐसे। इसमें सेकंड है जीव के प्रयोग के आधार पर। इसमें पहला है अग्रभाग जिन स्वरों के उच्चारण में जीव का अग्रभाग काम करे, जैसे ई, ए। मध्य भाग जिन स्वरों के उच्चारण में जीव का मध्य भाग काम करे, जैसे अ। तीसरा है इसमें पश्च भाग जिन स्वरों के उच्चारण में जीव का पश्च भाग काम करे, जैसे आ, उ, ओ, औ और ओ। तीसरा है मुख द्वार या मुख विवर के खुलने के आधार पर। इसमें पहला है विवृत जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है, जैसे आ। इसमें सेकंड है अर्ध विवृत जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा खुलता है, जैसे ए, औ और ओ। इसमें तीसरा है अर्ध संवृत जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद होता है, जैसे ए, ओ। इसमें फोर्थ है संवृत जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा बंद होता है, जैसे ई, उ। फोर्थ है इसमें होठों की स्थिति के आधार पर, और इसमें पहला है अवर्तमुखी जिन स्वरों के उच्चारण में होठ वर्तमुखी या गोलाकार नहीं होते, जैसे आ, ई, ए और अय। दूसरा है इसमें वृत्तमुखी जिन स्वरों के उच्चारण में होठ वृत्तमुखी या गोलाकार होते हैं, जैसे
उ, औ, ओ, औ और ओ। पांचवा है हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पर। इसमें पहला है निर्नुनासिक, जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुंह से निकलती है, जैसे ए, आ, ई। सेकंड है इसमें अनुनासिक, जिन स्वरों के उच्चारण में हवा मुंह व नाक से निकलती है, जैसे अं, आ, ई। सिक्स है इसमें घोषत्व, स्वर तंत्रियों में श्वास का कंपन के आधार पर। स्वर तंत्री में जब कंपन होता है तो सघोष ध्वनियां उत्पन्न होती हैं। सभी स्वर सघोष ध्वनियां हैं। सातवां है इसमें प्राणत्व या हवा के आधार पर। सभी स्वर के उच्चारण में मुख से कम हवा निकलती है। सभी स्वर अल्पप्राण हैं। व्यंजन की परिभाषा, स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। ए के बिना व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है। परंपरागत रूप से व्यंजनों की संख्या 33 होती है। ड और ढ को जोड़ने पर ये 35 हो जाते हैं। व्यंजनों का वर्गीकरण, इसमें पहला है स्पर्श व्यंजन, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा फेफड़ों से निकलते हुए मुंह के किसी स्थान विशेष कंठ, तालु, मूर्धा, दांत व होठ का स्पर्श करते हुए निकले, स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। उच्चारण स्थान के आधार पर स्पर्श व्यंजन के वर्ग। क्या वर्ग कंठे, इसमें कै, ख, ग, घ और ड आते हैं। च वर्ग तालव्य, इसमें च, छ, ज, झ ये आते हैं। ट वर्ग मूर्धन्य, इसमें ट, ठ, ड, ढ न आते हैं। त वर्ग में दंते, त, थ, द, ध न आते हैं। प वर्ग ओष्ठ्य में प, फ, ब, भ, म आते हैं। च वर्ग को स्पर्श संघर्षी भी कहते हैं। घोषत्व, स्वर तंत्रियों में ध्वनि का कंपन के आधार पर। इसमें पहला है अघोष, जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन न हो। हर वर्ग का पहला, जैसे कै, च, ट, त, प व दूसरा ख, छ, ठ, थ, फ व्यंजन, इनमें इनको बोलने में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता। इसमें सेकंड है सघोष, जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन हो, जैसे हर वर्ग का तीसरा ग, ज, ड, द, ब और चौथा घ, झ, ढ, ध, भ। पांचवा ड, अय, न और म। प्राणत्व, हवा के आधार पर। इसमें पहला अल्प प्राण होता है, जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकले। हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा ये अल्प प्राण होते हैं। महाप्राण, जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से अधिक हवा निकले व हकार की ध्वनि विशेष रूप से सुनाई दे। हर वर्ग का दूसरा और चौथा ये महाप्राण होते हैं। अंतस्थ व्यंजन, जिन वर्णों का उच्चारण पारंपरिक वर्णमाला के बीच अर्थात स्वरों व व्यंजनों के बीच स्थित है। य, र, ल, व ये चारों सघोष व अल्प प्राण है। यह तालव्य है और इसका उच्चारण स्थान तालु है। र वर्तस्य है, इसका उच्चारण स्थान दंत मूलिया मसूड़ा है। ल वर्तस्य है और इसका उच्चारण स्थान दंत मूलिया मसूड़ा है। व यह दंतोष्ठ है और इसका उच्चारण स्थान ऊपर के दांत प्लस निचला होठ है। ध्वनियाँ जो कभी स्वर हो कभी व्यंजन, य और व इन्हें अर्ध स्वर भी कहते हैं, जिनके उच्चारण में जीभ तालु से लुढ़क कर स्पर्श करे। र वर्ण में ऐसा होता है, इसे लुंठित या परकंपित वर्ण भी कहते हैं, जिसके उच्चारण में हवा जीभ के पार्श्व बगल से निकल जाए। ल वर्ण, इसे पार्श्विक भी कहते हैं। उष्म संघर्षी व्यंजन, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा मुख में किसी स्थान विशेष पर घर्षण या रगड़ खाकर निकले और उष्मा या गर्मी पैदा करे, जैसे श, श और स ये सभी अघोष व महाप्राण है। यह सघोष और महाप्राण है। स
तालव्य है और इसका उच्चारण स्थान तालु से होता है। स मूर्धन्य और इसका उच्चारण स्थान मूर्धा है। स वर्तस्य और इसका उच्चारण स्थान दंतमूलिया मसूड़ा है। यह स्वर यंत्रीय है और इसका उच्चारण स्थान स्वर यंत्रीय कंठ से होता है। उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन जिनके उच्चारण में जीभ पहले ऊपर उठकर मूर्धा का स्पर्श करे और फिर झटके के साथ नीचे को आए। ड और ढ। ड यह मूर्धन्य और सघोष व अल्प प्राण है। ड यह मूर्धन्य सघोष और अल्प प्राण है। ड और ढ हिंदी के विकसित व्यंजन है, ये संस्कृत के नहीं थे। अयोगवाह अनुस्वार को शीर्ष बिंदु वाला वर्ण व विसर्ग को पार्श्व बिंदु वाला वर्ण कहते हैं। अनुस्वार व विसर्ग लेखन की दृष्टि से स्वर एवं उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन होते हैं। लेखन की दृष्टि से स्वर और उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन होते हैं। अनुस्वार व विसर्ग का जातीय योग न तो स्वर के साथ और न ही व्यंजन के साथ ठीक बैठता है, इसलिए इन्हें अयोग कहा जाता है। लेकिन ये अर्थ वहन करते हैं, इसलिए इन्हें अयोगवाह कहते हैं। शब्दकोश में वर्णों या अक्षरों के आने का क्रम। शब्दकोश में पहले स्वर बाद में व्यंजन का क्रम आता है। शब्दकोश में अनुस्वार व विसर्ग को पहले स्थान मिलता है, जैसे यहाँ पर दिया गया है। शब्दकोश में पूर्ण वर्ण के बाद संयुक्त अक्षर का क्रम आता है, जैसे यहाँ पर पहले पूर्ण वर्ण है और उसके बाद यहाँ पर शब्दकोश में पूर्ण वर्ण के बाद संयुक्त अक्षर का क्रम दिया गया है। उर्दू शब्द के किस वर्ण में नुक्ता लगेगा, किस में नहीं, इसकी पहचान दी गई है। उस उर्दू शब्द के अंग्रेजी लिखावट को लिख ले, जैसे किताब। किताब को हम KITAB लिखते हैं। जहाँ पर के होगा वहाँ पर नुक्ता नहीं लगेगा। जैसे किताब को जब यहाँ पर लिखा गया है तो यहाँ पर नुक्ता नहीं लगा है, जबकि कुर्बान में यहाँ पर नुक्ता लगा है। खबर में यहाँ भी नुक्ता लगा है। तारीख में यहाँ भी नुक्ता लगा है। जहाँ पर KH होगा वहाँ ख के नीचे नुक्ता लगेगा और जहाँ पर क्यों होगा वहाँ क के नीचे नुक्ता लगेगा। लेकिन जहाँ पर के होगा वहाँ क के नीचे नुक्ता नहीं लगेगा। जहाँ पर के होगा वहाँ पर क के नीचे नुक्ता नहीं लगेगा, जैसे किताब में क के नीचे नुक्ता नहीं लगा है। जहाँ पर क्यों व KH होगा वहाँ पर क्रमशः क के नीचे नुक्ता है व ख के नीचे नुक्ता लगेगा, जैसे कुर्बान, खबर व तारीख में क और ख के नीचे नुक्ता लगा है। इसी प्रकार जहाँ पर G, J और PH होगा वहाँ पर क्रमशः ग, ज और फ के नीचे नुक्ता नहीं लगेगा। जहाँ पर GH, Z और F होगा वहाँ पर क्रमशः ग, ज और फ के नीचे नुक्ता लगेगा। जैसे यहाँ पर गुनाह को पहले हम इंग्लिश में लिख लेते हैं। यहाँ पर G आएगा तो G के नीचे नुक्ता नहीं लगेगा। जंगल को इंग्लिश में लिखने पर J आएगा, इसके नीचे भी नुक्ता नहीं लगेगा। फुलकारी को इंग्लिश में लिखने पर PH आएगा, यहाँ भी फ के नीचे नुक्ता नहीं लगेगा। लेकिन जहाँ पर GH होगा वहाँ पर ग के नीचे नुक्ता लगेगा। जहाँ पर Z होगा वहाँ पर ज के नीचे नुक्ता लगेगा और जहाँ पर F है वहाँ पर फ के नीचे नुक्ता लगेगा। ए, क, ख और ग में नुक्ता अनिवार्य नहीं है, जबकि ज, फ में यह अनिवार्य है। तो दोस्तों, यदि हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आपको इसका PDF टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद।